आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एलियन रोमुलस। कहानी की शुरुआत में हम स्पेस में उड़ते हुए एक वेलैंड यूतानी स्पेसशिप को देखते हैं, जिन्हें स्पेस में एक ककून जैसी चीज मिलती है और वो उसे अपनी शिप में ले आते हैं। जैसे ही उन्होंने उस ककून को अपनी शिप में लाकर काटा, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर होता है। इसके बाद हम रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही थी। दरअसल रेन एक जैक्सन स्टार नाम के माइनिंग प्लैनेट पर रहती है। इसके बाद हम रेन को एक एंडी नाम के लड़के के साथ बैठा हुआ देखते हैं। एंडी की बात करें तो वो एक रोबोट है जिसे कि उसके डैड ने रेन की रखवाली के लिए बनाया था और अब रेन उसे अपना छोटा भाई मानती है। जैक्सन स्टार की बात करें तो इस प्लैनेट से वही लोग जा पाते हैं जो कि वहाँ पर 12,000 घंटों का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं और आज रेन के भी 12,000 घंटे पूरे हो गए थे। इसलिए रेन एंडी को लेकर वेलैंड यूतानी के एक ऑफिस में जाती है, लेकिन रेन एंडी को बाहर ही छोड़कर अकेली ही अंदर चली जाती है। अंदर जाकर रेन वहाँ पर बैठी एक औरत को कहती है कि मेरे 12,000 घंटे पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मुझे इवागा नाम के एक प्लैनेट पर जाना है। तभी वो औरत रेन को बताती है कि यहाँ पर मजदूरों की कमी होने के कारण अब सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट 12,000 घंटे से 24,000 घंटे कर दिया है। ये सुनकर रेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी रेन को बाहर से एंडी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही रेन ने बाहर जाकर देखा, एंडी को कुछ बच्चे मार रहे होते हैं। रेन जल्दी से उन बच्चों को वहाँ से भगाकर एंडी को फिर से रिब्यूट करती है। इसके बाद वो दोनों बैठे ही थे कि तभी रेन के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड टेलर की कॉल आती है। वो रेन और एंडी को अपने पास आने के लिए कहता है। इसके बाद रेन सीधा टेलर के घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो टेलर की बहन केया से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उससे बहुत टाइम बाद मिल रही थी। वहाँ पर टेलर का कजन भाई बिजोरन और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नवारो भी होती है। तभी टेलर रेन को बताता है कि हमने कल स्पेस में वेलैंड यूतानी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा शिप देखा था जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं है और वहाँ पर क्रायोपॉड्स भी हैं जो कि हमें आराम से इगावा प्लैनेट पर पहुँचा देंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ही पूरे करते हुए मर जाएंगे और हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस पर रेन पूछती है कि आखिर मेरा तुम्हारे साथ क्या काम है। तब टेलर बताता है कि हमें एंडी की मदद चाहिए क्योंकि एंडी एक रोबोट है, इसलिए हम उसकी मदद से वहाँ के सिक्योरिटी डोर को खोल सकते हैं। क्रायोपॉड्स की बात करें तो ये वो डिवाइस है जिसमें सोकर वो हाइपर स्लीप से इगावा तक का सफर करेंगे, लेकिन रेन एंडी को भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे कहती हैं कि मैं एंडी को मुसीबत में नहीं डाल सकती। तभी बिजोरन रेन को कहता है कि एंडी सिर्फ एक टीन का डब्बा है, उससे इतनी हमदर्दी जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर टेलर जल्दी से जाकर रेन को रोकता है। वो रेन को कहता है कि मैं भी मेरे मोम डैड की तरह यहाँ पर नहीं मरना चाहता। ये सुनकर रेन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सभी अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर स्पेस में जाते ही रेन सूरज को पहली बार देखती है। दरअसल रेन इगावा इसलिए जाना चाहती है ताकि वो उगते हुए सूरज को देख सके। जैसे ही वो सभी उस वेलैंड यूतानी शिप के पास पहुँचे, वो देखते हैं कि ये शिप सिर्फ 36 घंटे में एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराकर तबाह हो जाएगा। ये देखकर टेलर सभी को कहता है कि हम सिर्फ आधे घंटे में अपना काम खत्म करके वापस शिप में आ जाएंगे। इसके बाद वो अपनी शिप को वेलैंड यूतानी शिप के साथ अटैच कर लेते हैं। शिप को उस वेलैंड यूतानी शिप के साथ अटैच करने के बाद टेलर एंडी को उस शिप के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। एंडी अपनी उंगली उस शिप के सिक्योरिटी सिस्टम में लगाकर उस दरवाजे को खोल देता है। ये सब एक कैमरा के जरिए शिप में बैठी रेन भी देख रही थी और इसके बाद वो तीनों एक वेंटिलेशन के जरिए उस शिप में एंटर हो जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, लेकिन तभी ग्रेविटी आ जाती है जिसकी वजह से बिजोरन नीचे गिर जाता है। इतने में ही टेलर को भी वो क्रायोपोड्स मिल जाते हैं और टेलर एंडी की मदद से फिर से उन पॉड्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन टेलर देखता है कि उनमें सिर्फ 3 साल तक का ही फ्यूल बचा है, पर उन्हें तो 9 साल तक के फ्यूल की जरूरत है, तभी वो इवागा तक पहुंच पाएंगे। ये देखकर रेन उन्हें वापस आने के लिए कहती है, लेकिन टेलर वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपने डिवाइस से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुछ दूरी पर क्रायोफ्यूल का चैम्बर है और वो उन क्रायोपोड्स को उस वेलैंड यूतानी शिप से रिलीज कर देता है ताकि नवारो उसे अपनी शिप में ले सके। नवारो भी ठीक ऐसा ही करती है और उन क्रायोपोड्स के उस वेलैंड यूतानी शिप से इजेक्ट होते ही उन्हें अपनी शिप में सेफली ले आती है। तभी केया को उल्टी आने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केया प्रेग्नेंट है। उधर वेलैंड यूतानी शिप में वो सभी एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये शिप 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, रोमुल्स और रोमस। उसी वक्त किसी बात पर बिजोरन की एंडी के साथ बहस हो जाती है। तब
बीजोरन एंडी को नीचा दिखाने के लिए बताता है कि क्या तुम्हें रेन ने बताया नहीं कि तुम हमारे साथ इवागा नहीं जाने वाले हो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो रेन को जेल हो जाएगी। ये सुनकर एंडी कहता है कि अगर ये रेन के लिए अच्छा है तो ये मेरे लिए भी अच्छा ही है। दरअसल रेस एंडी को ये सब बताना तो चाहती थी, लेकिन उसमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एंडी को ये बात बता पाती। इसके बाद वो तीनों चलते चलते एक लेबोरेटरी में आ जाते हैं। उस लेबोरेटरी में बीजोरन शिप में बने बहुत ही बड़े होल से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एंडी उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक एंड्रॉइड रोबोट की आधी कटी हुई बॉडी मिलती है। एकदम से वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये किसी इंसान का शरीर है। फिर वो सभी उस क्रायोफ्यूल के चैम्बर तक पहुँच जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। अंदर जाकर जैसे ही टेलर ने वो क्रायोफ्यूल के कैप्सूल निकाले, उसकी वजह से बीजोरन का हाथ जल जाता है और साथ ही वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म भी चालू हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही वहाँ पर लॉकडाउन भी लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे सिक्योरिटी डोर भी लॉक हो जाते हैं। लेकिन इस बार एंडी उसे अपनी उंगली से खोल नहीं पाता। तभी हम वहाँ पर कुछ अंडों को देखते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही हिलने लगते हैं। उधर रेन और नवारो भी उनकी मदद के लिए वेलैंड यूतानी शिप में आ जाती है। रास्ते में रेन वही आधा कटा हुआ रोबोट देखती है और उसके अंदर से उसकी चिप निकालने लगती है ताकि वो उस चिप को एंडी में डालकर उस दरवाजे को खोल सके। लेकिन वो रोबोट रेन का हाथ पकड़ लेता है, पर तभी नवारो उस रोबोट में से उसकी चिप को निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो रोबोट फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सीधा वहाँ से उस क्रायोफ्यूल वाले चैम्बर के बाहर पहुंच जाती हैं और रेन टेलर को वो चिप देकर उसे एंडी में डालने के लिए कहती है। जैसे ही टेलर ने वो चिप एंडी में डाली, वो रिब्यूट होने लगता है और तभी उन अंडों में से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगते हैं। उनमें से एक क्रीचर तो बीजोरन पर हमला कर देता है, लेकिन बीजोरन अपने पास रखी एक स्टिक से उसे दूर फेंक देता है। तभी एक दूसरा क्रिएचर टेलर पर भी हमला कर देता है, पर बीजोरन उसे अपनी स्टिक से करंट देकर टेलर के मुंह से दूर कर देता है, पर टेलर बेहोश हो जाता है। टेलर बेहोश होकर पड़ा ही था कि तभी एक क्रिएचर फिर से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एंडी, जो कि रिबूट हो चुका था, वो उस क्रिएचर को उसकी पूंछ से पकड़कर दूर फेंक देता है और जल्दी से जाकर उस सिक्योरिटी डोर को खोल देता है और सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी सभी क्रिएचर भी उस डोर का शीशा तोड़कर उनका पीछा करने लगे। वो जल्दी से एक दूसरे चैम्बर में जाकर उसका दरवाजा बंद कर ही रहे थे कि तभी बंद होने तक उसमें से एक क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है और वो नवारो के चेहरे को बहुत ही बुरे तरीके से जकड़ लेता है। बीजोरन नवारो के चेहरे से उस क्रिएचर को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ही बीजोरन उस क्रिएचर को नवारो के मुंह से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो क्रिएचर भी नवारो के गले को और भी ज्यादा ताकत लगाकर दबा रहा था। ये देखकर टेलर उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी रिबूट हुआ। एंडी बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है ये क्रिएचर इसे मार नहीं रहा, पर इसे ऑक्सीजन देकर इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि इसके बारे में हमें ये सिंथेटिक रोबोट जरूर बता सकता है, इसलिए टेलर और एंडी दोनों उसे एक्टिवेट कर देते हैं। वो रोबोट उन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर भी और रुके तो मारे जाओगे। वो रोबोट उन्हें उस क्रिएचर के बारे में भी बताता है जो कि नवारो के मुंह पर चिपका हुआ था। वो कहता है कि ये जीव इसके अंदर एक बीज छोड़ रहा है और कुछ ही देर में इसके अंदर से एक जेनोमॉर्फ नाम का क्रिएचर निकलेगा और वो उन्हें वहाँ पर ऊपर टंगे जेनोमॉर्फ की बॉडी भी दिखाता है। उस वक्त हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा होल जेनोमॉर्फ के खून से ही हुआ था, क्योंकि उसके शरीर से खून नहीं बल्कि तेजाब निकलता है। वो यूतानी रोबोट एंडी को कहता है कि तुम्हें इस लड़की को यहाँ से ले जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये बाहर गई तो तबाही मच जाएगी। एंडी बीजोरन को नवारो को ले जाने से रोकता है, लेकिन बीजोरन गुस्से में एंडी को उस रॉड से इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है और वो नवारो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रेस एंडी को फिर से अपनी पास रखी एक चाबी से रिस्टार्ट कर देती है। रिस्टार्ट होने के बाद एंडी फिर से बीजोरन का पीछा करने लगता है, लेकिन वो नवारो को पहले ही वहाँ से भेजकर अपनी शिप को यूतानी शिप के एयरलॉक से लॉक कर लेता है। ये देखकर टेलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बीजोरन उन्हें वहाँ से छोड़कर जा रहा था। उधर हम फिर से नवारो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। जैसे ही उसने एक एक्सरे डिवाइस से अपनी चेस्ट को देखा, वहाँ से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर केया भी होती है जो कि उसे
उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नवारो तड़पने लगती है और उसके पैर से उस शिप का कंट्रोलर हिल जाता है, जिसकी वजह से वो शिप तेजी से चलने लगता है। उसी वक्त केया देखती है कि नवारो की चेस्ट से एक क्रिएचर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी शिप भी यूतानी शिप के साथ टकरा जाती है। इतने में ही वहाँ बीजोरन भी आकर नवारो की ऐसी हालत को देख लेता है। तभी उनकी शिप यूतानी शिप से टकराते हुए एक जगह पर जाकर क्रैश कर जाती है। उधर शिप के टकराने की वजह से यूतानी शिप की दिशा बदल गई थी, जिस वजह से अब वो शिप उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से सिर्फ 47 मिनटों में ही टकराने वाला है और उनका शिप भी इस शिप के दूसरी साइड पर क्रैश हुआ था। इसलिए अब उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा और वो जल्दी से उस तरफ भागने लगते हैं। उनके रास्ते में एक चैम्बर आता है जो कि उन क्रिएचर से भरा हुआ था। तभी एंडी उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर साउंड और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अट्रैक्ट होते हैं। ये सुनकर रेन कहती है कि क्यों ना हम इस चैम्बर का टेम्परेचर हमारी बॉडी जितना कर दें, जिससे कि ये क्रिएचर हमें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए वो ऐसा ही करते हैं। अंदर जाने से पहले एंडी उन्हें बताता है कि तुम्हें अंदर जाकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा और तुम उनके हाथों मारे जाओगे। और फिर सभी अंदर चले जाते हैं। रेन उस चैम्बर के अंदर एक लाश को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन टेलर उसे शांत रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ केया को भी होश आ गया था और वो शिप से बिना आवाज किए बाहर निकल जाती है। आगे जाकर वो एक ककून को देखती है, लेकिन तभी पीछे से बीजोरन भी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये ककून उस क्रिएचर जेनोमॉर्फ का होता है, इसलिए बीजोरन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस ककून में ही मारने की कोशिश करता है। तभी उसे लगता है कि वो क्रिएचर मारा गया है, पर वो क्रिएचर अपनी नुकीली पूंछ से बीजोरन पर ही हमला कर देता है और जैसे ही बीजोरन नीचे गिरा, उस जेनोमॉर्फ की बॉडी से निकलने वाले तेजाब से बीजोरन का शरीर भी गल जाता है और बीजोरन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो क्रिएचर अपने ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर केया भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन केया दरवाजा नहीं खोल पाती। उधर हम टेलर को देखते हैं, जिसके पास रखे एक छोटे से डिवाइस से केया उसे बचाने के लिए बोल रही थी। टेलर उसे बताता है कि उस दरवाजे की चाबी वहीं कहीं नीचे पड़ी होगी, इसलिए केया चाबी को नीचे ढूंढने लगती है और उसे वो चाबी मिल जाती है। वो दरवाजा खुलते ही भागने लगती है और सामने नहीं देखती, जिसकी वजह से केया नीचे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर टेलर को पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तभी एंडी उन्हें जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है और सभी भागने लगते हैं। वो क्रिएचर भी तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन टाइम रहते सभी लोग एक दूसरे चैम्बर में पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम केया को देखते हैं, जिसे की होश आ गया था। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर जेनोमॉर्फ मंडरा रहा होता है। उससे बचने के लिए केया एक दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने उस सिक्योरिटी डोर में अपनी उंगली डाली, वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म चालू हो जाते हैं। तभी उस डोर के दूसरी तरफ टेलर और बाकी लोग भी आ गए। एंडी दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन अपने सामने उस जेनोमॉर्फ को देखकर वो रुक जाता है और इतने में ही वो जेनोमॉर्फ केया को वहाँ से ले जाता है। रेन एंडी को कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? जिस पर एंडी कहता है कि अगर मैं वो दरवाजा खोलता तो वो जीव हमें भी मार सकता था। इसके बाद एंडी उन्हें एक लैब में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रयोग किए हुए होते हैं। तभी वहाँ पड़े कंप्यूटर के जरिए वो यूतानी कंपनी का रोबोट उन्हें बताता है कि हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग किए थे ताकि हम इंसानों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दे, जिससे कि वो इस ब्रह्मांड के किसी भी प्लेनेट पर जिंदा रह सकें, और इसलिए हमने ऐसा करने के लिए एक सीरम बनाया है। दरअसल एंडी का काम उस सीरम को वापस यूतानी कंपनी के पास लेकर जाना था। उन सीरम को निकालने के बाद एंडी टेलर और रेस को गन देता है ताकि वो इन गन से खुद को उस जीव से बचा सके, पर एंडी उन्हें समझाता है कि इसे उस जेनोमॉर्फ पर मत चलाना, क्योंकि उसके शरीर से खून की जगह तेजाब निकलता है और अगर ऐसा हुआ तो ये शिप उसके तेजाब से गलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम यहीं पर मारे जाएंगे। और तीनों फिर से अपनी शिप की तरफ निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अब सिर्फ 20 मिनटों में ये स्टेशन एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने वाली है। थोड़े आगे जाने पर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन जीवों के बहुत से ककून थे। एंडी उन्हें वहां से चलने के लिए कहता है कि तभी टेलर को अपनी बहन केया की आवाज सुनाई देती है, जिसे कि उस क्रिएचर ने ऊपर टांग रखा था।
टेलर जल्दी से केया को वहां से नीचे उतारता है। एंडी उन्हें बताता है कि उस क्रिएचर ने केया के साथ कुछ भी नहीं किया है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो टेलर को वही सीरम केया को लगाने के लिए देता है, लेकिन रेन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि हम इसे अपनी शिप में ले जाकर क्रायोपॉड में सुला देंगे जिससे कि ये इवागा जाने तक जिंदा रहेगी। तभी उन्हें वहां पर उन क्रिएचर के आने की आवाज सुनाई देती है और सभी भागकर एक लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक क्रिएचर आकर अपनी पूंछ को टेलर के अंदर घुसा देता है और साथ ही एंडी को भी जख्मी कर देता है। वो क्रिएचर टेलर को अपने साथ ऊपर ले जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे क्रिएचर हैं। रेस उनके आने से पहले केया को लेकर लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त रेस एक कैमरा से एंडी को देखती है और वो सोचती है कि वो एंडी को बचाने के लिए फिर से नीचे जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट को रोक लेती है। रेस केया को सीरम पकड़ाकर उसे कहती है कि वहां से सीधा तुम शिप में चली जाना, जहां से वो शिप ऑटो पायलट मोड पर तुम्हें इवागा ले जाएगी। इतना कहने के बाद रेन उस लिफ्ट से उतरकर वापस नीचे जाने लगती है। उस वक्त लिफ्ट में केया खुद के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर लेती है। नीचे पहुंचने के बाद रेस देखती है कि अब वहां पर कोई भी क्रिएचर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से एंडी के पास चली जाती है। वो एंडी के अंदर फिर से उसकी ओरिजिनल चिप डाल देती है जिससे कि एंडी अब फिर से पुराना वाला एंडी में रिबूट हो जाता है। कि तभी फिर से वहां पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एंडी और रेन वहां से भागकर एक दूसरी लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एंडी के अंदर कंपनी की चिप नहीं थी, इसलिए एंडी उस लिफ्ट के दरवाजे को भी खोल नहीं पाता। अब दोनों अपनी हिम्मत हार कर वहां पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उनके पास बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। कि तभी रेस को एक आइडिया आता है। वो वहां पर जीरो ग्रेविटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि वो क्रिएचर हवा में उड़ने लगते हैं और रेन उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मारने लगती है। वहां पर जीरो ग्रेविटी होने के कारण उनका तेजाब जैसा खून भी नीचे नहीं गिरता। रेस वहां पर मौजूद सभी क्रिएचर को मार देती है, लेकिन अब वो उस तेजाब से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी रेन तेजाब से टकराने ही वाली थी कि तभी वो अपनी गन को चलाकर खुद को नीचे ले आती है। इसके बाद वो दोनों उसी लिफ्ट के पास आ जाते हैं, लेकिन वहां पर ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए उन्हें बिना लिफ्ट के ही ऊपर जाना पड़ता है। दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी एक जेनोमॉर्फ ने रेन का पैर पकड़ लिया, पर रेन उसे गोली मारकर अपने पैर को उससे छुड़ाकर ऊपर जाने लगती है। वो एंडी का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तभी वहां फिर से ग्रेविटी आ जाती है जिससे कि रेन फिर से तेजी से नीचे गिरने लगती है। ग्रेविटी के आने से ऊपर से लिफ्ट भी बहुत तेजी से नीचे आ रही थी, लेकिन एंडी उसे बीच रास्ते में ही रोक लेता है। नीचे रेस को भी रास्ते में वो क्रिएचर पकड़ लेता है और नीचे से भी काफी सारे क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एंडी उस लिफ्ट को छोड़ देता है जिससे सभी क्रिएचर उस लिफ्ट के नीचे दबकर मारे जाते हैं। पर रेन के पास वाला क्रिएचर अभी भी जिंदा होता है। वो रेन को मारने ही वाला था कि तभी ऊपर से एंडी गन से शूट करके उसे मार देता है। इसके बाद दोनों जल्दी से अपनी शिप में चले जाते हैं और रेन जल्दी से उस शिप को ऑटो पायलट मोड पर कर देती है और शिप उस यूतानी स्टेशन से निकल जाता है। उनके निकलते ही वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि अब सारा का सारा स्टेशन उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने लगा था। तभी रेन अपनी शिप को वहीं पर उस यूतानी रोबोट से डिस्कनेक्ट कर लेती है क्योंकि वो उन्हें फिर से जैक्सन स्टार प्लैनेट पर लेकर जा रहा था, लेकिन रेन वहां से सीधा इवागा जाने का प्लान बना लेती है। फिर रेन केया को उस क्रायोपॉड में सुला देती है और फिर एंडी को भी उस शिप के साथ कनेक्ट कर देती है ताकि इवागा पहुंचने तक वो एक्टिवेट रह सके। इसके बाद रेन खुद क्रायोपॉड में सोने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी केया के क्रायोपॉड में एक वार्निंग अलार्म चालू हो जाता है। जैसे ही रेन ने उसे खोलकर देखा, वो देखती है कि केया बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन उसके शरीर से एक गोल ककून जैसी कोई चीज निकलती है और रेन जल्दी से उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। रेन देखती है कि उस ककून में एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला बच्चा होता है, पर उस ककून से निकलने वाले तेजाब की वजह से वो नीचे गिर जाता है। रेस जल्दी से उसे मारने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वहां पर उस ककून में कुछ भी नहीं था, पर उसके पास कुछ पैरों के निशान थे जो कि लगातार बड़े होते हुए जा रहे थे। यानी कि इस ककून में जो कोई भी था वो अब बड़ा हो चुका है। ऊपर एंडी भी केया के पास आ गया था। तभी उसके पीछे वही क्रिएचर आकर खड़ा हो जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके पूंछ भी होती है। तभी वो एंडी को अपने तेज नाखूनों से जख्मी कर देता है और केया के पास आने लगता है। उसकी चीख सुनकर रेन भी ऊपर आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर आकर केया को देखा, उसे उस क्रिएचर ने आधा खाया हुआ था। अब वो क्रिएचर रेन की तरफ बढ़
बढ़ने लगता है, पर रेन उसे अपनी पास रखी एक फ्रीजिंग मशीन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर रेन पर हमला करके उस मशीन को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वहाँ पर फ्रीजिंग गैस फैलने लगती है। अब बहुत ज्यादा ठंड और उस गैस की वजह से रेन को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी कि तभी वो जल्दी से जाकर एक सूट को पहन लेती है, पर तभी वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद रेन सीधा नीचे कूद जाती है। दरअसल उसका प्लान था कि वो उस क्रिएचर को नीचे वाले चैम्बर में ले जाकर उस चैम्बर को उनकी शिप से अलग कर देगी, लेकिन इसके लिए उसे 4 अलग अलग हैंडल खींचने थे। रेन 3 हैंडल तो खींच देती है, लेकिन जैसे वो आखिरी वाला खींचने लगती है, वहाँ पर वो क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी रेन वहाँ पर पड़े उस ककून को देखती है, जिसके अंदर काफी सारा तेजाब पड़ा हुआ था। रेन उस तेजाब को पैर मारकर उसे शिप पर गिरा देती है, जिससे कि शिप का नीचे वाला सारा हिस्सा गलने की वजह से रेन और क्रिएचर नीचे गिर जाते हैं। रेन ने तो खुद को एक रस्सी से बांधा हुआ था, इसलिए वो बच जाती है और फिर से ऊपर आने लगती है, लेकिन ऊपर आते वक्त वो क्रिएचर रेन को पकड़ लेता है। वो रेन के सूट के मास्क को अपनी जीभ से तोड़ने ही वाला था कि तभी रेन अपनी उस रस्सी को खींचकर उस बचे हुए हैंडल को भी खींच लेती है, जिससे कि वो सारा का सारा चैम्बर नीचे गिर जाता है और रेन उस क्रिएचर से बच जाती है और उसकी शिप भी इवागा के लिए ऑटो पायलट मोड पर लग जाती है। ऊपर आने के बाद रेन एंडी को क्रायोपॉड में सुलाकर खुद भी उसके अंदर सो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।